दुनिया की राजनीति में शिक्षक और स्टूडेंट का जो रोल है वो पूरी दुनिया की राजनीति को बदल दिया है। जितने भी दुनिया भर में क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं या क्रांति हुई हैं, वो सारे यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालयों के साथ जो शिक्षक संस्थाएं हैं वहीं से हुई हैं और वहीं से बड़े बड़े नेता निकले जो पूरी दुनिया को एक नई विचारधारा दिए। वैसे ही आज हमारे साथ एक शिक्षक हैं जो अब पॉलिटिक्स को अपने रास्ते में को अपना रास्ता बना रहे हैं। उनसे हम मिलेंगे और बात करेंगे कि जानेंगे इस देश की जो पॉलिटिक्स है और इनकी जो विचारधारा है वो किस तरह से मेल खाती है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जब आप एक शिक्षक के तौर पर मतलब समाज को आप सही दिशा दे रहे हैं, सही रास्ता दे रहे हैं, स्टूडेंट के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में काम कर रहे हैं, राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि एक विचारधारा। आपकी कौन सी विचारधारा है, किस रूप में समाज को देखना चाहते हैं? सबसे पहले रवि सर के चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पहला क्वेश्चन ये है कि आपने एक टीचर होते हुए राजनीति को क्यों चुना, एक अध्यापक होते हुए राजनीति की तरफ जाना। इसका सबसे बड़ा मैं अगर कारण बताऊं सर, रवि सर, तो शिक्षक ही और शिक्षा से जुड़ा व्यक्ति ही असली रूप से मतलब एक समाज को, एक सोसाइटी को अच्छी दिशा दे सकता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखें, जितने पुराने लोग हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हुए, जैसे शुरू से स्टार्ट करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके फिर पंडित नेहरू से लेके आगे हम बढ़ते जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री, जितने लोग थे पढ़े लिखे लोग थे और सभी लोग ने पॉलिटिक्स में अपनी बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई। फिर हम लोग बीच का भी दौर देखते हैं, जब मुलायम सिंह यादव एक शिक्षक के रूप में होते हुए भी राजनीति में एंट्री करते हैं। फिर बहन मायावती का हम देखते हैं वो भी एंट्री करते हैं। फिर हमारे देश के गौरव और शान, जिनका भी 15 अक्टूबर को जन्मदिन था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का आप देखें, एक साइंटिस्ट होते हुए भारत के प्रेसिडेंट बनते हैं और भारत की राजनीति में एक नई दिशा देते हैं। उनके टाइम में कितना बदलाव, कितना ज़्यादा मतलब इनोवेशन और स्पेस यानी कि इसरो पे काम किया गया, और साथ में उन्हीं के कार्यकाल में, उन्हीं के साथ साथ हमारे सबसे बड़े दुनिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। ये हमारे लिए बड़ी गौरवशाली, मतलब उस समय का गौरवशाली भारत था जब एक प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे और जो प्रधानमंत्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा बदलाव लाया और मुझे रुद्रपुर में यहाँ पे आए, रुद्रपुर मैंने यहाँ जब आया रवि सर, तो यहाँ पे बहुत चीज़ों को मैंने महसूस किया कि यहाँ का शिक्षा का लेवल बहुत ख़राब है, एजुकेशन सिस्टम यहाँ का बहुत ख़राब है। और ये देखते हुए मैं ये सोचा कि अगर अपने क्षेत्र में, यानी कि सबसे पहले अपना क्षेत्र में ये कहना चाहूँगा, वैसे मैं जिला पंचायत रुद्रपुर पूर्वी वार्ड से मैं सदस्य हूँ, लड़ना चाह रहा हूँ और तैयारी अपनी बना रहा हूँ। तो इसमें सबसे बड़ा जो मेरा एम और फोकस है शिक्षा का है। मैं उन 24 गाँव में, मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में 24 गाँव आ रहे हैं, उन 24 गाँव में मैं अपने हिसाब से तो मतलब जितना भी फोकस करना होगा शिक्षा पे फोकस रहेगा। तो जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको गोद लेना, जो बच्चे पारिवारिक आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको गोद लेना, उनको गोद लेके उनको आगे पढ़ाना। यही मेन उद्देश्य है कि समाज में सबसे जरूरी आज के समय में एजुकेशन है। कल भी था और ऐसे भी था, अभाव क्या था, लोगों को जानकारी नहीं थी, तो थोड़ा शिक्षा को लेकर मैं अवेयर कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जो राजनेता होते हैं ऐसे राजनीति में जाने से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, तमाम सपने दिखाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है हम सब लोग देख रहे हैं। शिक्षा का स्तर पूरे देश भर में, अगर दक्षिण भारत को छोड़ दिया जाए तो स्तर इतना गिर गया है कि मतलब अब कहा ही नहीं जा सकता कुछ। उसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को भी कोरोना में हम लोग अपने लोगों को किस तरह से मरते हुए देखा, आज फिर लोग उसी हाल में है लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता है। हाँ, सबसे पहले इसमें मैं बताऊं कि बीच में जो शिक्षा का जो पॉइंट था रवि सर, तो हम सभी 2008-9 के बैच के थे। उस समय जब हम लोग थे तो उस समय मायावती जी का यूपी में गवर्नमेंट था,
तो उसके बाद का जो जनरेशन आया, उसके बाद की जितनी पार्टियां आई यहाँ पे काम की, जो ये हो गया कि सरकार की तरफ से कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चा पढ़ भी नहीं रहा है, उसको नॉलेज भी नहीं है, उसको भी लोग पास कर देना है। उसको कोई भी क्रॉस क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन वो बच्चा उस पेपर में पास है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि जो बेसिक प्राइमरी नॉलेज उनकी है, हाई स्कूल इंटर की, उसमें उनको फ्री का पास मतलब हो जा रहा है, मतलब फ्री का उनको पास कर दिया जा रहा है। और वही बच्चे जब आगे बढ़ रहे हैं तो उस लायक नहीं है, वो कैपेबल नहीं है कि आगे पढ़ाई और मजबूती से कर पाएं। अब जैसे देखिए दुनिया भर में जो शिक्षा का सिस्टम है वो आधुनिक होता जा रहा है, मतलब जो इस दुनिया में घटित हो रहा है, जो नए नए इन्वेशन हो रहे हैं उस पर आधारित शिक्षा बनाई जा रही है। लेकिन भारत की जो शिक्षा प्रणाली है आज भी सदियों पुरानी है और भी उस तरह की बनाई हुई है जो ब्रिटिश अधिकारी 18वीं शताब्दी में बनाए थे, वही पैटर्न आज भी चल रहा है। शिक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोई क्रांति नहीं होती है। नए नए शिक्षा नीति लया देने से, उसका कोई मतलब उसी चीज को नए रूप में रिफॉर्म कर देने से या इतिहास को ऊपर नीचे कर देने से समाज को क्या मिलेगा? इस तरह से जो इतिहास बन रहे हैं या इस तरह की जो शिक्षा व्यवस्था है उससे इस देश में जो असमानता है वो कहाँ से मिटेगी, किस तरह से शिक्षा आगे बढ़ेगा? इसमें ये देखिए, अगर समाज में और इंडिया अपने अगर नेशन को, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने यहाँ अनुसंधान केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा खोलना होगा। यानी कि मैं रिसर्च सेंटर की बात कर रहा हूँ। जैसे हम सभी इंटर हाई स्कूल जिस भी विद्यालय में जाते हैं वहाँ पे लैब की समस्या है, वहाँ पे प्रॉपर पूरी तरह से लैब वहाँ पे नहीं है कि बच्चे वहाँ पे प्राइमरी लेवल के रिसर्च कर सकें। सबसे बड़ी समस्या फॉरेन कंट्री यानी कि वेस्टर्न कल्चर की या वेस्टर्न कंट्री की हम बात करें, जिसमें साथ साथ में एक छोटा सा देश इजराइल, हम उसकी बात करें, जहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ वहाँ पे जो थियोरेटिकल चीज़ें चलती है उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी चल रही हैं। यानी कि मान लीजिए हम लोग को टन्नू सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, तो H2SO4 हमें बनाना है, तो यहाँ पे बस थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चों को बनाकर दिखाया जाता है। तो अपने नेशन को, भारत को अगर आगे बढ़ाना तो सबसे पहले हर एक जिला में कम से कम 50 यानी कि 50 रिसर्च सेंटर ओपन होना चाहिए। अगर ये जिस दिन ये चीज़ें पूरी हो रही हैं कि एक जिले में 50 अनुसंधान केंद्र ओपन हो रहा है, उस दिन से भारत का जो दिशा होगा, जो दशा होगा, पूरी तरह से बदलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, और अपने यहाँ से भी सर खोज होने लगेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जैसे भारत के जो छात्र हैं दुनिया भर में अनेकों देशों में पढ़ने जाते हैं, यहाँ तक कि चाइना में जाते हैं, रसिया में जाते हैं, लेकिन भारत में कौन लोग आते हैं पढ़ने के लिए, जबकि दुनिया की सबसे अधिक यूनिवर्सिटी भारत में है? हाँ, जैसे भारत में आने वालों में जैसे हम बात करेंगे बांग्लादेश के हैं, और इधर हम लोग देखेंगे इधर क्या कहते हैं जो ऊपर खाड़ी के देश हैं, या साउथ अफ्रीका मतलब ये अफ्रीका कंटिनेंट के देखें हम देश, जहाँ पे तंजानिया हुआ, नामीबिया हुआ, केन्या हुआ, यहाँ के लोग इंडिया आते हैं पढ़ने, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं उतनी और अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं, क्योंकि अभी भी वहाँ के लोग बहुत पिछड़े हैं। मतलब दुनिया के वो देश या तो जो पूरी तरह से युद्ध में तबाह हैं, हाँ, या गरीबी से जूझ रहे हैं, या अविकसित हैं, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं। यूरोपीय कंट्री से कोई नहीं आता है। नहीं आता है। वो इसलिए नहीं आता है कि यूनिवर्सिटी आज भारत में एक राजनीतिक अड्डा बन गया है। हाँ, और सबसे बड़ा वजह यही है कि जो राजनीति सड़कों पे होती है यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ये मैं बात यहाँ काटूंगा, अगर सर रवि सर, अगर यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में अगर राजनीति और पॉलिटिकल पॉइंट अगर एक जगह नहीं बनेगी तो वहाँ भी जो हमारे प्रोफेसर हैं और यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं, जैसे गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, जो बच्चे ग्रेजुएशन करें, किसी का रिजल्ट फंस जा रहा है, किसी का INC की दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे जब बच्चा एप्लीकेशन देता है तो सुनवाई नहीं होती है, और वहाँ पे छात्र नेता जो होते हैं वो बढ़ चढ़ के मतलब उन बच्चों का काम करवाते हैं। तो ये भी जरूरी है, यूनिवर्सिटी जरूरी है ये भी। अगर ये व्यवस्था यूनिवर्सिटी में छात्र नेता का न रहे तो यूनिवर्सिटी की हालत और खराब हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात मैंने एक मेंशन किया है कि यूनिवर्सिटी में सबसे जरूरी क्या है, मैंने बताया ना रिसर्च सेंटर। JNU से बड़ा तो कोई इंडिया में कॉलेज है नहीं। JNU से PhD करने वाला एक से बढ़ के एक बंदे निकले, वहाँ से लड़के निकले, और आज देश के लिए ही नहीं पूरे मतलब विश्व में विख्यात हैं और अच्छा काम कर रहे हैं।
समस्या क्या है हमारे यहाँ? समस्या सबसे बड़ी बस एक ही चीज़ है, हमारे यहाँ रिसर्च सेंटर पे काम नहीं हो रहा है। जो बार बार मैं इसको कोर बना रहा हूँ कि जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, इनोवेशन नया नहीं करेंगे, तब तक हमारे हाथ कुछ लगेगा नहीं। जैसे छात्र नेताओं की बात है तो ये सही है कि भारत की यूनिवर्सिटियों में कई कमियां हैं। प्रोफेसर भी जातिवादी हैं, जाति देख के कई बार नंबर भी देते हैं और कई बार तो जाति आधारित तो कई प्रताड़नाएं भी हुई हैं। बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट हैं। लेकिन और दुनिया भर के जितने विश्वविद्यालय वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, मतलब यूरोपीय कंट्री या अमेरिका के देख लेते हैं तो वो अपने आप में परफेक्ट हैं, परफेक्ट कह सकते हैं, शायद हो या ना हो, क्योंकि वो मानवता को लेकर चलते हैं, वो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बात करते हैं, वो एआई पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो भारत के युवा हैं वो छात्र नेता का जो भी प्रोसेस है, चुनाव लड़ रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, वो बड़े नेताओं के संपर्क में आते हैं और वही राजनीति जो सड़कों पे होती है, वही राजनीति जब यूनिवर्सिटी में आ जाती है तो ये समस्या होती है कि जब पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से हिल जाती है। ये इस बात से मैं एग्री होता हूँ। जितने भी मतलब यूथ हैं आज के डेट में, इन नेताओं के पूरी तरह से समझिए, एक तरफ का जो चेला वर्ड होता है ना यूपी में, एक चेला वर्ड यूज है, ठीक है ना, पोपेट हो गए, एक पैरोट की तरफ बड़ा नेता जो कहता है वही बातों को रखते हैं। तो ये बड़ी समस्या है। यूनिवर्सिटी से इतने बड़े बड़े नेता हुए, जैसे हमारे राजनाथ सिंह अभी रक्षा मंत्री हैं, हमारे गोरखपुर यूनिवर्सिटी से निकले और आज देश के मतलब रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। और साथ में अभी हम लोग देखेंगे और भी यूनिवर्सिटियों से लोग निकले हुए हैं और क्या कहते हैं, हमारे अच्छे लीडर बने। लेकिन ये किसी भी नेता के हाथ में नहीं थे, चंगुल में नहीं फंसे थे। लेकिन आज का जो यूथ है उनको ये लगता है किसी मैं विधायक के साथ हूँ, सांसद के साथ हूँ और मैं यूनिवर्सिटी या कॉलेजों में छात्र नेता का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ी बहादुरी की बात है। ये बहादुरी की बात नहीं है, यानी कि तुम उस व्यक्ति के लिए लड़ रहे हो, उस व्यक्ति के सपोर्ट के लिए लड़ रहे हो और वो व्यक्ति तुम्हें बस यूज ये इसलिए कर रहा है कि तुम्हारे पास मैन पावर है, कि मैं तुम्हारे जगह आऊं, तुम्हारे उस चौराहे पर आऊं तो तुम 150 लोगों को जुटा सको। 150 लोगों का जुटाने के चक्कर में यूथ आज के डेट में राजनेता बन रहा है। अब थोड़ा राजनीति जो यूनिवर्सिटी की राजनीति से बाहर आकर थोड़ा सड़कों की राजनीति देखते हैं। राजनीति जैसे भारत के संसद में अगर एक आंकड़ा निकाला जाए तो अधिकतर लोग ऐसे आएंगे जो या तो 10वीं पास हैं या पढ़े लिखे नहीं है, मतलब कई आंकड़े ऐसे हैं, पढ़े लिखे लोग कम हैं। तो जो लोग वहाँ पर मान लेते हैं संविधान ने ये अधिकार दिया है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास नेचुरली ऐसी बुद्धिमत्ता होती है, नेचुरली पावर होता है कि वो अपने सोचने समझने की शक्ति से देश को बदल सकते हैं। लेकिन इसका फायदा उठा के कुछ इस टाइप के जो दबंग हैं, गुंडा हैं या कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो संसद पहुँच जा रहे हैं। और फिर वो जब व्यक्ति अब समाज में आके अपने जब मैनेज करेगा लोगों को, तो फिर देश की राजनीति की दिशा में जाएगी। ये दिशा, इस पे तो बहुत जरूरी है चर्चा करना। कि सबसे पहले जैसे विधानसभा का चुनाव हो रहा है, हम एक लोकल चुनाव लेते हैं, जैसे मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो एक जिला पंचायत के अंदर 24 गांव है, 24 गांवों के सभी लोग ये देखें कि जो जो कैंडिडेट उठ रहा है, यानी कि एक कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट हैं, पहली बात तो उनका एजुकेशन देखें कि एजुकेशन क्या है। दूसरा, उसके बाद उनका देखें क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड इनका रहा है। अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड अगर है उनका तो तुरंत उनको एकदम छाड़ दें कि इनको वोट देना ही नहीं है। क्यों? अगर कोई आपराधिक मतलब अपराध करने वाला व्यक्ति अगर सत्ता में आता है तो वो अपने आप तो बनाया नहीं जाएगा, लोगों के द्वारा चुन के ही आएगा। तो यानी कि यहाँ पे उस आदमी की गलती नहीं है, हम सबकी गलती है कि जो हम सभी मतलब वोट दे रहे हैं, जो वोट दे के उसको वहाँ पे उस चेयर पे ला रहे हैं, उस कुर्सी पे ला रहे हैं। तो सबसे पहले आम लोगों को, वोट देने वाले जितने भी मतदाता हैं, उनको सोचना होगा कि हम किसको वोट दे रहे हैं। सबसे जरूरी है कि वो आकलन करें कि कौन सा व्यक्ति किसी वोट मतलब लेने लायक है या नहीं है, उस हिसाब से वोट को दे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे भारत में सबसे बड़ी समस्या है जाति की जी, आपको क्या लगता है जाति रहनी चाहिए या खत्म होनी चाहिए? नहीं, जाति व्यवस्था तो रहनी ही चाहिए सर, ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का। और मैं एक बात बताऊं, एंशिएंट में
भारत जिन ऊंचाइयों को छू चुका है, उन ऊंचाइयों को छूने के लिए आज भी यूरोपीय कंट्री के लोग या आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के लोग आज भी भारत की उन ऊंचाइयों को छूने के लिए तरस रहे हैं और हमारी सभ्यता संस्कृति को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यही रहा बीच का कि हम विज्ञान का तिरस्कार कर दिए, जो पूरी तरह से गलत हो गया। लेकिन यूरोपीय कंट्री विज्ञान का तिरस्कार नहीं किया, विज्ञान को हमेशा ऊपर रखे और साथ साथ में संस्कृतियों को एक्सेप्ट करते आगे बढ़े। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या रही कि हम विज्ञान को पूरी तरह से टच ही नहीं किए। और क्या कहते हैं, इन जातिगत चीजों में, इन बाकी जितना भी मतलब जो चीजें हिंदुस्तान को पीछे कर सकती थी, और आज हम इतने पीछे हैं कि हमें अभाव है सर। सबसे बड़ा अभाव है कि आने वाले 10-20 साल में अगर अब्दुल कलाम जैसा आदमी या डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा आदमी या सीवी रमन जैसा आदमी अगर पैदा नहीं हुआ तो हमारी स्थिति बड़ी गंभीर रहेगी, बहुत ही बड़ी समस्या रहेगी। जैसे एक और प्रश्न बनता है, जैसे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो विज्ञान और धर्म को जोड़ना चाहते हैं। मतलब ये कहते हैं कि जितना भी चीज़ें हैं हमारे धर्म ग्रंथों में है, तो जितने दुनिया के किसी भी धर्म के जो धर्म ग्रंथ होते हैं वो आध्यात्म की बात करते हैं, वो इंसान के अंदर की बात करते हैं, वो दूसरे दुनिया से जोड़ने की बात करते हैं। जबकि विज्ञान मानव आधारित ज्ञान है जो इंसान के बुद्धि से वो उपजा है। जानबूझ के उसको ये दिखाना कि हमारे धर्मों में जुड़ा हुआ है, ये धर्म का अपमान नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल है। अगर ये बात ये है तो ऐसे लोग कुछ लोग हैं, कुछ नहीं बहुतों की संख्या में हैं, जो जब भी साइंस की बात आती है, विज्ञान की बात आती है, तो उसको इक्वल में रिलीजन कर देते हैं। रिलीजन, धर्म, रवि सर, अध्यात्म का विषय है। धर्म बहुत बड़ी चीज़ है, धर्म बहुत बड़ी चीज़। जैसे मैं कभी कभी मैं वर्ड सुनता हूँ, कहते हैं लोग मैं बड़ी धार्मिक आदमी हूँ। धार्मिक आदमी कहने का मतलब ये लगता है कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ या सिख हूँ, ईसाई हूँ, ऐसा हूँ। लेकिन धार्मिक का मतलब यही होता है जो सभी धर्मों को मानता हो। उस आदमी को या उस व्यक्ति को धार्मिक कहा जाता है या कहा जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति को मैं बड़ी धार्मिक आदमी हूँ, धार्मिक का मतलब उनको नहीं पता है। तो अपने यहाँ समस्या है इसको इंक्लूड करना। और धर्म जो होता है किसी चर्चा का विषय नहीं है, न होना चाहिए। धर्म एक अध्यात्म है, एक उस एनर्जी से हमें जोड़ने का काम करता है जिसकी हम अनुभूति करते हैं, जिसके बारे में हम खोजते हैं, जानते हैं या सीखना चाहते हैं। वो चर्चा का विषय है ही नहीं। हाँ, साइंस जो है वो विषय है, साइंस चर्चा का विषय है, साइंस रिसर्च का विषय है, साइंस बात करने का विषय है, साइंस हर चीज़ का, क्योंकि साइंस खोजना बताता है कि तुम खोजो, समझ रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं इसमें। जैसे देखिए विचारधाराओं की बात करें तो वाम पंथ और दक्षिण पंथ दोनों एक ही साथ भारत में इंटर किए और एक ही साथ शुरुआत भी हुए। लेकिन वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों एक दूसरे का कट्टर विरोधी भी हैं। लेकिन एक जगह वामपंथी, कट्टरपंथी और ये वामपंथी और दक्षिणपंथी और ये अम्बेडकर बात तीनों एक विचारधारा पे आके एक ही पॉइंट पर रुकते हैं और वो पॉइंट है महात्मा गांधी का। तो क्या महात्मा गांधी कुछ ऐसे पर्सनालिटी थे जो मतलब सभी को एक कर सकते थे? बिल्कुल बिल्कुल सर, रवि सर मैं बताऊं, महात्मा गांधी, ये छोटी बात हो जाएगी और सबसे बड़ी बात है कि मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरे लिए बड़ी बात है कि गांधी जी पे मैं बोलने का मौका आपने दिया। जिस उस व्यक्ति के बारे में मैं बताऊं, जिस व्यक्ति के बारे में मतलब आधी दुनिया में पढ़ाया जाता है, दुनिया की जितनी आप टॉप 100 यूनिवर्सिटियां आप देखते हैं जहां पे गांधी के बारे में बताया जाता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि गांधी के बारे में बताया जाता हूँ। और हमारे यहाँ दुर्भाग्य की बात यह है कि आज के डेट में यूथ जो पूरी तरह से अनपढ़ है, हिस्ट्री का कुछ भी मतलब ABCD तक नहीं पढ़ा है, वो गांधी के बारे में बुरा भला कहता है। एक चीज़ ये भी आता है कि जैसे दक्षिणपंथी और ये वामपंथी दोनों जब वही बात करते हैं तो अब खासकर अम्बेडकरवादी लोग भी यही कहते हैं कि महात्मा गांधी के रूप में दिखाते हैं। मतलब वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उनके अधिकारों को ख़त्म कर दिया चुनाव एक्ट के माध्यम से, और कई ऐसी जगहों पर कुछ ऐसे किए कि मतलब उनसे उनका काफ़ी नुकसान हुआ। तो कई ऐसी किताबें उनके ऊपर लिखी गई हैं जिस पर उनको शैतान की तरह दिखाया गया है। तो
ऐसा लगता है कि पूना पैक्ट में कुछ गलत हुआ था? नहीं, देखिए इसमें जिस समय की बात हम कर रहे हैं 1931 की बात, 1931 की बात है, जब दूसरा राउंड कॉन्फ्रेंस यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब इंग्लैंड से करके गांधी जी वापस आते हैं तो यहाँ पे पूना पैक्ट होता है। तो पूना पैक्ट की बात यह है कि उस समय गांधी जी जेल में रहते हैं और गांधी जी की तरफ से अम्बेडकर साहब से बात करने के लिए मदन मोहन मालवीय आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं अभी रवि सर, हिस्ट्री ऐसे पढ़ेंगे जब कोई पढ़ेगा तो जानेगा। सबसे बड़ी बात है हम कहीं से ऊपर एक पन्ना व्हाट्सएप का पढ़ लें, फेसबुक का एक पन्ना पढ़ लें, या कोई ऐसा व्यक्ति है विचारधारा का जो गांधी विरोधी में बात कर दिया तो बहुत अच्छा लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ये हमारे फेवर में है, ये अच्छा बोल रहा है। तो ऐसा नहीं है, जब तक स्वतः हम और आप नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं जान पाएंगे गांधी की विचारधारा को। और 1931 का भारत की बात हम कर रहे हैं, जिस समय नंगे लोग, नीचल लोग, गरीब लोग, सबसे बड़ी उस समय जाति व्यवस्था तो एकदम चरम पे थी, यानी कि छूने के अधिकार से लेके मंदिर में एंट्री का 9 अधिकार हो, कुएं का पानी तक छूने का अधिकार नहीं है। उस जमाना में गांधी वहाँ पे क्या कहते हैं, अम्बेडकर जिसके उसके मतलब साथ जो पूना पैक्ट होता है वहाँ ओटू का जो बंटवारा रहता है ना, आप जब वहाँ पढ़ेंगे तो अम्बेडकर साहब कहते हैं इस एरिया से मुझे इतना मतलब इतना कैंडिडेट मुझे उठाना है, तो आप मुझे क्या कहते हैं अलाउ करिए। तो गांधी जी अब यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, यानी कि वो उनके प्रस्तावक जो रहते हैं यानी कि मदन मोहन मालवीय साहब, वो बोलते हैं नहीं, इसमें ये गांधी जी ने ये कहा है कि अगर आप इस एरिया से ही पूरा आपके कैंडिडेट उठेंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ वही लोग हैं जिनके जो वोट उठ रहे हैं उन्हीं के जाति के लोग हैं, यानी एक तरफ से एक हिस्सा टूट जाएगा। और गांधी जी का मानना ये था कि अगर किसी भी व्यक्ति के तरफ मतलब कोई भी व्यक्ति है चुनाव लड़ रहा है, उसी के जाति के लोग उधर हैं, तो सीधी सी बात है वो उस उधर वोट गिरेगा। तो इस वजह से समस्या थी कि हम टूटेंगे, हम कमजोर होंगे, क्योंकि यहाँ पे वोट लेने की बात नहीं थी। अभी 1931 की घटना है, क्योंकि 1931 में इतनी बड़ी घटना हुई रहती है। 23 मार्च 1931 को हमारे जो भगत सिंह रहते हैं उनको फांसी की सजा हुई रहती है। ये दौर बहुत खराब था, बहुत कष्टमयी ये साल था हम लोग के लिए, और ये लास्ट समय था रवि सर, जिसके बाद बहुत कम लोग को आप देखेंगे फांसी की सजा हो पाई। 1931 से लेकर 47 के बीच में एकदम शांति हो गई। इससे पहले हमारे रियल हीरोज को ढूंढ के जिनको फांसी दी गई, मारा गया, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, असफाल खुल्ला खां हो, ये सभी लोग। लेकिन 1931 से 47 तक आप देखेंगे कि बड़ी आराम से स्मूथ राजनीति बढ़ रही थी, क्योंकि वो क्रांतिकारी कहीं न कहीं दब चुके थे, जो सोचते थे कि बंदूक और गोली के दम पे हमें आजादी चाहिए। एक मिनट थोड़ा सा रोका तो वहीं पर।